जोसा के दिन आ चुके हैं और इसी के साथ इस बात की चिंता भी आ चुकी है कि भाई जोसा में किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि एडमिशन मुकम्मल हो, या फिर आखिरी मोमेंट पे कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि यार एडमिशन कैंसिल हो जाए या फिर वो लोग कह दें यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन मैं सारे बच्चों के लिए बना रहा हूं कि जोसा में अगर आप बैठ रहे हैं और आप काउंसलिंग के हिस्सा बनने वाले हैं, इस जोसा की काउंसलिंग से बच्चों को 13.5 लाख रैंक पर भी एनआईटी जैसी सीटें मिली हैं और कोई कैटेगरी में नहीं बल्कि होम स्टेट कोटा से एनआईटी की सीट बच्चों को 13.5 लाख रैंक पर भी मिली है। तो आपको भी सीट मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा 13.5 लाख रैंक हो चाहे 3 लाख रैंक हो, सीट तभी मिलेगी जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे। और डॉक्यूमेंट अगर गड़बड़ है तो नो मैटर ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों ना हो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप जोसा के पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझें और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जोसा के प्रोसेस से, जोसा स्टैंड्स फॉर ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, इसके प्रोसेस से 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, एक आईआईईएसटी शिवपुर, इसको भी लोग एनआईटी ही कहते हैं लेकिन ये अलग है, 26 ट्रिपल आईटी और 46 जीएफटीआई, इतने कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। कुल मिलाकर 127 की संख्या बनती है और इससे टोटल जो सीटें मिलती हैं वो 62 से 63 हजार के आसपास सीटें मिलती हैं। ये 62-63 हजार सीट में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टॉप के 63 हजार बच्चों को ही सीट मिले। कई सारे बच्चों को, जैसा मैंने बताया, साल 2024 का डेटा बता रहा हूं, 13,68,000 रैंक पर बच्चे को एनआईटी मिला है। एनआईटी मिजोरम नहीं, एनआईटी मेघालय, और एनआईटी मेघालय या मिजोरम, कुछ एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, वहां पे सिविल इंजीनियरिंग। साल 2025 का डेटा बता रहा हूं, उसी एनआईटी मिजोरम मेघालय में 12.5 लाख रैंक पर बच्चे को एनआईटी में सीट मिली है। तो सीट बहुत पीछे रैंक तक भी मिलनी मुमकिन है और इसीलिए बोल रहा हूं कि ये 63,000 पे ध्यान मत दो, सीट मिल सकती है अगर तरीके से इसमें काम करोगे। आज का सेशन का उद्देश्य हालांकि ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि जोसा में कैसे आपको सीट फिल करनी चाहिए और कहां कहां के आपको ऑप्शंस डालने चाहिए। ऑब्वियसली अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन आज का उद्देश्य है कि जोसा में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ध्यान में रखने चाहिए जिससे कि आपको ये सीटें मिल जाएं। ठीक है, टाइमलाइन ऐसा है, रजिस्ट्रेशन जून में शुरू होगा। अभी जैसे ही रिजल्ट आएगा 3 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू है और 12 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, 9 जून या 12 जून तक। ठीक है, नहीं 9 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, 12 जून को काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, टोटल राउंड्स टोटल 6 होने वाले हैं। 6 मतलब 5 राउंड होगा जोसा का और 1 राउंड होता है सीसैब का, जिसको स्पेशल राउंड, स्पॉट राउंड या जो कह लो, 1 राउंड और होता है। तो टोटल 6 राउंड होंगे। अब मिला के रजिस्ट्रेशन आप सबसे पहले करेंगे जो 3 जून से शुरू हो रहा है। उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग डालेंगे। चॉइस फिलिंग डालने के बाद मॉक सीट अलॉटमेंट होता है, जिसमें यह पता चलता है आपको कि अच्छा आपने जो चॉइस फिलिंग डाली है उसके हिसाब से आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कौन से राउंड में मिलेगा। यह आपने करने के बाद अगर आपको लग रहा है हाँ मैंने सही डाला तो बल्ले बल्ले, लग रहा है कि नहीं सही डाला तो फिर आप अपने चॉइसेस को चेंज कीजिए। चेंज करने के बाद जब फाइनली सही हो जाए तो चॉइसेस को लॉक कीजिए। लॉक करने के बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद प्रिंट कीजिए अलॉटमेंट लेटर को, तो जो 12 तारीख को है वो पहला राउंड आएगा। पहला राउंड होगा, वहां पर अगर आपको कुछ मिला तो अच्छी बात है, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट प्रिंट कीजिए। प्रिंट करने के बाद आप उसमें फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड कर सकते हैं। इन सब का पूरा मतलब मैंने समझाया है, एक डिटेल वीडियो अलग से बताया हूं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जोसा काउंसलिंग प्रोसेस बाय हर्ष सर करके सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड कर सकते हैं आप वहां पर, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। इसमें अगर आपको जो सीट मिली है वो सीट नहीं पसंद है, उसके बावजूद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। फ्रीज का मतलब तो सिंपल है कि आपको जो पसंद है आपको ओके है, आप उसमें एडमिशन ले रहे हैं। फ्लोट और स्लाइड का मतलब यह है, स्लाइड अगर आप सेम कॉलेज में ऊपर नीचे बेहतर ब्रांच में जाना चाहते हैं, फ्लोट का मतलब बेहतर ब्रांच, बेहतर कॉलेज जो भी हो जाए हम वो करना चाहते हैं। बट ये दोनों ऑप्शन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इस बात को बताने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, सारी ऐसी जानकारी वाले वीडियोस आपको यहां पे मिलेंगे और सही जानकारी समय पे मिले, इसके लिए जरूरी है कि चैनल सब्सक्राइब रहे ताकि कोई वीडियो लेट से ना पहुंचे। सब्सक्राइब नहीं रखोगे तो हो सकता है घूमते फिरते कोई वीडियो पहुंच जाए, पर सब्सक्राइब रखोगे तो जैसे ही वीडियो बनाऊंगा वैसे तब तुरंत पहुंच जाएगा, और वो समय पर मिलना जरूरी है। मान लो आज ये वीडियो कोई बच्चा मेरा 12 जून के बाद देखे तो उसको कोई मतलब उसके लिए कोई यूजफुल नहीं है, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट पूरे रखा ना हो। चलिए, सबसे पहले आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, ये ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। याद रखिएगा यहां पर फिजिकल कॉपी मांगते हैं। देखो रियलिटी में और थियोरिटिकल नॉलेज में अलग अंतर होता है। थियोरिटिकली ये बात कहता है भारत सरकार कि भाई बच्चे को फिजिकल आईडी की जरूरत नहीं है, डिजी लॉकर हर जगह काम करेगा, ये थियोरिटिकल बातें हैं।
पर कई सारे कॉलेज में आप जब जाएंगे वो बोलेंगे नहीं हम डिजी लॉकर नहीं इस्तेमाल करते। वहां पे या हो सकता है मोबाइल जैमर्स लगे हुए हो सकता है वो कैंपस ऐसा हो जहां पर आपका मोबाइल का इंटरनेट ही ना चले। ऐसी परिस्थितियों में आपके पास फिजिकल आईडी होना चाहिए, जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ जिसको कहते हैं। आधार कार्ड वैसे ओरिजिनल और नॉट ओरिजिनल नहीं होता क्योंकि वो डिजिटल होता, पर आप कुछ और रखिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, कुछ तो और होगा, स्कूल आईडी वगैरह, बट ओरिजिनल वैलिड आईडी रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर उसमें फोटोग्राफ वाली आईडी होनी चाहिए, याद रखिएगा, ऐसी आईडी मत रख लीजिएगा जिसमें सिर्फ नाम लिखा हो। फोटो आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं। यूज फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, सिर्फ स्कूल आईडी लेकर मत जाइएगा, सिर्फ स्कूल आईडी ले जाने पे दिक्कत होती है, तो आप कोई सरकारी आईडी जरूर लेकर जाइए। उसके बाद दूसरा, मैंडेटरी कोर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो सबसे पहला 10वीं का मार्कशीट चाहिए। इस 10वीं के मार्कशीट से इस्तेमाल होता है, इस 10वीं के मार्कशीट से आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म किया जाता है। कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर अगर यहां पर और आधार में अलग अलग है तो क्या होगा, दिक्कत हो सकती है, परंतु अगर मान लो वो उनको एक्सेप्ट करना भी है तो कौन सा करेंगे, डेट ऑफ बर्थ ऑन द 10th मार्कशीट। बाई रूल यही है कि 10वीं के मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा वही आपके डेट ऑफ बर्थ को माना जाएगा। क्लियर। तो इसका इस्तेमाल होता है आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए और आपके मार्क्स वेरीफाई करने के लिए। हालांकि कॉलेज में 10वीं की मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती, वो 10वीं के मार्क्स पे उनको ध्यान नहीं रहता, बट डेट ऑफ बर्थ यहां से होता है। 12वीं की मार्कशीट की जरूरत पड़ती है, इससे आपका सिर्फ मार्क्स देखा जाता है, 12वीं के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा रहता, तो इससे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच कराया जाता और आपका यहां से आपका माता का नाम, पिता का नाम और आपके मार्क्स कितने आए हैं ये वेरीफाई कराया जाता। ये दो डॉक्यूमेंट्स मेजॉरिटी बच्चों के पास होते हैं। ओरिजिनल में चाहिए, ओरिजिनल में आपके कॉलेज देखेगा, कॉलेज कोई भी ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करता, तो अगर कोई कॉलेज बोल रहा है जमा कीजिए मतलब गलत बोल रहा है, मत जमा कीजिएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरा, पासिंग सर्टिफिकेट होता है। 10वीं और 12वीं के मार्कशीट के अलावा एक पासिंग सर्टिफिकेट भी आता है जो कि स्कूल बच्चों को एग्जामिनेशन होने के 6-8 महीने बाद देता है, क्योंकि इसको आने में समय लगता है। याद रखिएगा ये पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास 10वीं का तो मैंडेटरली होना चाहिए, जो बच्चा 12वीं का ड्रॉपर है उसके पास भी होना चाहिए, 12वीं का जो अपियरिंग स्टूडेंट है उसके पास ये नहीं होगा तो स्कूल उसको मान लेगा। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, नहीं होता है तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल खड़ा हूं जो मुझे दिक्कत हुई है। मेरा सीडीएस का एक एग्जाम क्लियर हो गया था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है। ये मैं कॉलेज के 4 साल के बाद की बात बता रहा हूं, मुझे नहीं पता था ऐसा नाम का कोई सर्टिफिकेट भी होता है, मैंने स्कूल से कभी कलेक्ट नहीं किया था। इसकी वजह से मुझसे 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मांगे, मैं नहीं दे पाया और मेरा रिटन एग्जाम क्लियर हो गया था। इंटरव्यू में गया था, इंटरव्यू में मेरे को बैठने भी नहीं दिए, मेरे को वहीं से भगा दिया, बोले कि अगर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है आप अलाउड नहीं है। और यू वोंट बिलीव, मेरा सीडीएस निकला हुआ था, बहुत अच्छे नंबर थे, हो सकता है मेरा डिफेंस में हो जाता, लेकिन वो मुझे अलाउ नहीं किया। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका आखिरी मोमेंट पे भी, नो मैटर आप कितना प्लीज सॉरी सर ऐसा वैसा बोलिए, रूल है तो रूल है। सरकारी महकमों में बिना रूल के या रूल के बाहर वो कुछ नहीं करते, सुनते भी नहीं है। तो मैं आपके सामने वो एग्जांपल मुझे भगा दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम स्कूल। स्कूल से क्या क्या चाहिए, तो पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा कर लेता है स्कूल, ओरिजिनल जमा कर लेता है कॉलेज, और जिस कॉलेज में आपने इसे जमा कर दिया, फिर आपको अगर कॉलेज बदलना है तो कॉलेज से आपको ये डॉक्यूमेंट मांगना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, आपको पहला तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से निकलते वक्त दिया जाता है, तो आप चेक कर लीजिए आपके पास है कि नहीं, इसका 1-2 फोटोकॉपी रखिएगा। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, फाइनल हो गया है, उस कॉलेज को आपको ये ओरिजिनल में देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं किसी कॉलेज में ओरिजिनल में दे रहे हैं और आपके बैक ऑफ द माइंड में ये है कि यार इससे अच्छा कॉलेज हो गया तो मैं वहां ले लूंगा, तो भैया रूल रेगुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर कॉलेज रूल रेगुलेशन के हिसाब से अलाउ करता है आपको कि हाँ अगर आपको सीट छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका इतना पैसा कटेगा बाकी हम दे देंगे, तो ओके है। पर कई सारे कॉलेज कहते हैं कि नहीं भाई हम वापस नहीं करेंगे, या फिर अगर आप बीच में सीट छोड़ते हैं तो आपको पूरा पैसा देना होगा, 1 साल का पैसा देना होगा। उस सेंस में उस जगह पर आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये बिना ओरिजिनल दिए आपको दूसरा कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरा होता है माइग्रेशन, जिसको टीसी सर्टिफिकेट कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो टीसी और माइग्रेशन हर कॉलेज ओरिजिनल मांगता है, ठीक है। तो ये पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ओरिजिनल। दूसरा हो गया माइग्रेशन, माइग्रेशन कहते हैं ऐसे या टीसी कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये भी कॉलेज ओरिजिनल जमा करता है, ठीक है। सिर्फ यही 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे कोई भी कॉलेज ओरिजिनल मांगकर जमा करेगा, बाकी सब फोटोकॉपी लगते हैं। क्लियर। तो यहां इसका 102 फोटोकॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा रेफरेंस के तौर पे, पर जहां एडमिशन ले रहे होंगे वहां पे ये 2 डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। जब कॉलेज छोड़ना है, मान लीजिए आपका बीच में आपको हो गया छोड़ना है, तो उनके रूल रेगुलेशंस पहले पूछ लीजिएगा कि भैया आप तुरंत छोड़ने दोगे,
पूरा सेमेस्टर का फीस मांगोगे, पूरे 4 साल का फीस मांगोगे, या कुछ नहीं मांगोगे, डॉक्यूमेंट दे दोगे, ये रूल रेगुलेशन पहले से क्लियर होने चाहिए और रिटन में होने चाहिए। याद रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर बच्चा कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो सेल्स एजेंट जो होते हैं वो अक्सर फॉल्स सेल कर देते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर। तो आप जो भी चीज अगर कंफर्म कर रहे हैं वो रिटन में लीजिएगा। क्लियर? आगे, मैंडेटरी एग्जामिनेशन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वही वाली सेम फोटोग्राफ जो आपने अपने जोसा के वेबसाइट पे, मतलब एनटीए के वेबसाइट पे अपलोड किया था, ये वाला पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको चाहिए। और ये पासपोर्ट फोटोग्राफ के बहुत सारे कॉपीज रखिएगा, क्योंकि मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल होता है। आज भी देश हमारा डिजिटलाइज तो हो गया है, लेकिन हार्ड कॉपी की जरूरत अभी भी पड़ती है। उसके बाद प्रिंट एडमिट कार्ड, जो भी आपका एनटीए का मतलब जो जेई का एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड चाहिए होगा। फोटोकॉपी निकाल लीजिए, कोई क्लियर मतलब कोई पिक्चर सॉरी कलर प्रिंट आउट निकालने की उतनी जरूरत नहीं है, बट फोटोकॉपी निकाल लीजिए, ये जरूरी है और ये चाहिए होता है। ठीक है ना? मूविंग फॉरवर्ड, इससे वो रोल नंबर, एग्जाम डेट, फोटो सिग्नेचर, ये सब कुछ वेरीफाई करते हैं कि हाँ आप वही सेम इंसान है। उसके बाद आपका जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड चाहिए होता है, इसका भी प्रिंट निकलवा लीजिए, 4-5 कॉपी रखिए अपने पास, इस स्कोर कार्ड की जरूरत भी पड़ेगी। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट, तो अब अगर मानते हैं कि आपको सीट मिल गई है, जोसा में सीट मिल गई है, तो ऐसा सा डॉक्यूमेंट आता है कि हाँ भैया आपको सीट मिली है। ये सीट वाला जो डॉक्यूमेंट है ये आपको पूरा दिखाना होगा, वहां पर आपको प्रिंट करा के लेके जाना होगा कि हाँ ये हमारा सीट निकला है और ये हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है? तो ये जोसा अलॉट करती है, जैसे ही आपका हो जाए उसके बाद आप उसको दिखा दीजिए। मूविंग फॉरवर्ड, प्रूफ ऑफ पेमेंट, जब आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आप सीट एक्सेप्टेंस लेटर आने के पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ती है, वो 35,000 रुपए होता है। वो 35,000 रुपए आपको तुरंत भरना पड़ेगा, 7 दिन का समय देते हैं, तो 7 दिन के अंदर अंदर वो 35,000 रुपए दीजिए, नहीं तो वो सीट मान्य नहीं होगा और आपका वो सीट छूट जाएगा। और अगर सीट छूट गया तो आप ऑटोमेटिकली काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, या फिर आपको ये कहना होगा कि मेरे को ये सीट एक्सेप्ट नहीं है, आप डिनाई करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, तो वैसी परिस्थिति में बच सकते हैं। अन्यथा ये 35,000 रुपए आपको देना है, और देने के बाद जो उसका रिसिप्ट होता है, ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट होता है, वो रिसिप्ट आपको प्रिंट करके रखना है अपने पास, चालान रिसिप्ट, जो कि ये अगर आप बैंक जाकर जमा करते हैं तो चालान मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो रिसीट मिलेगा। वो रिसीट या चालान आपके पास होना चाहिए, उसके मल्टीपल कॉपीज निकाल लीजिए, ये आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बहुत सारे कॉलेजेस, सारे तो नहीं बोलूंगा, पर बहुत सारे कॉलेजेस आज के डेट में 90% कॉलेजेस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगते हैं। देखिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तब तो आपको ये लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपको अपना डिसेबिलिटी प्रूफ करना है। अगर आप फिट हैं तो भी ये आपको लगेगा। तो अगर फिट है उस केस में भी एक सरकारी डॉक्टर ये लिख कर देता है कि हाँ भैया इसका हाइट इतना है, वेट इतना है, इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, इसकी आई साइट ऐसी है, इसका ये वैसा है। एक जनरल चेकअप होता है जिसमें वो मेडिकल डॉक्टर सारी चीजें लिख के देते हैं और नीचे अपना सील और साइन लगाते हैं। जो सील लगाते हैं उस सील में उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। हर गवर्नमेंट डॉक्टर जो इंडिया में है वो रजिस्टर्ड होते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई के साथ, तो उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो उनके सील पे लिखा रहता है। ये सील, ये रजिस्ट्रेशन नंबर वाला सील आपको चाहिए होगा। ठीक है? इस पे लगा होना, तभी ये मान्य माना जाता है। और याद रखिएगा, ये मेडिकल सर्टिफिकेट कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं बनवाइएगा, वहां से वैध नहीं है, ये किसी सरकारी अस्पताल से बनवाइएगा, जनरली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होते हैं ना हर शहरों में, वहां से बनवाइएगा। क्लियर है? इसकी जरूरत भी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, तो अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी जो भी है कैटेगरी में, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फीमेल कोटा के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है, वो एडमिट कार्ड और बाकी सारी जगहों से जेंडर क्लियर हो जाता है। ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट का, और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरली अब सेंट्रली सेंट्रली वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, सेंट्रली निकाले जाते हैं। तो एससी, एसटी ये सेंट्रल सर्टिफिकेट्स होते हैं और ये वंस इन अ लाइफ टाइम बनते हैं, तो इनकी वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है। परंतु ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो होते हैं, वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरली रिन्यूएबल होते हैं। तो यहां पर देखा जाता है कि आप जिस साल एडमिशन ले रहे हैं, मान लेते हैं आप 2026 में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट्स 1 अप्रैल 2026 के बाद के बने होने चाहिए। तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका सर्टिफिकेट पे डेट क्या लिखा हुआ है। एससी एसटी क्या है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो भारत के संविधान में शेड्यूल 6 में इन कास्ट और इन ट्राइब की व्याख्यान की गई है। तो ये सेंट्रल चीज है, तो इसीलिए ये एक बार इशू होता है, इसमें बार बार कोई रिन्यूअल डेट नहीं होता। लेकिन ओबीसी जो है, अदर बैकवर्ड कास्ट, इसको स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है और स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको चेंज करते रहती है। आई गेस ये ओबीसी भी शायद सेंट्रल आ गया है, मेरे को थोड़ा यहां पे रूल नहीं पता है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। पर ईडब्ल्यूएस तो हर साल चेंज होता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब है कि पिछले साल आपके पिताजी की अगर सालाना आय 1 लाख रुपए थी तो आप ईडब्ल्यूएस में थे, पर हो सकता है पिछले साल से इस साल आपके पिताजी की सालाना आय 20 लाख रुपए हो गई हो,
तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। तो इसलिए यहां पर तो डेट बहुत मैंडेटरी होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगेन यहाँ पे भी डॉक्टर का सील साइन लगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, सरकारी डॉक्टर होना चाहिए, वो सारे रूल्स सेम हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर भी सील साइन, मतलब ये पूरा परफॉर्मा होता है और इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न लगता है, वो सारी चीजें। अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो फिर तहसीलदार के पास जाइए और वो जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो सारे लोग इसको बना के देंगे, वहां पे सील साइन होगा। ठीक है, ये भी सरकारी दस्तावेज है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है वो जोसा में नहीं जरूरत पड़ता, पर ऐसे आप बनवा के रखिएगा, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस मांगते हैं। जो जोसा से कॉलेजेस मिलते हैं उनका रूल बहुत क्लियर है कि आपने 12वीं जहां से दिया है, आपके 12वीं के मार्कशीट पे लिखा रहेगा वो स्टेट, तो जहां से दिया है उसी स्टेट का आपका होम कोटा लगेगा, होम स्टेट कोटा लगेगा। तो यहां पर इनको बहुत क्लियर है, तो यहां पर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, पर आप फिर भी इस डोमिसाइल के सर्टिफिकेट को बना के रखिएगा। इसको कहते हैं आवास प्रमाण पत्र, या फिर आप किस राज्य के मूल निवासी हैं उसका मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है। तो ये भी तहसीलदार से या कलेक्टर ऑफिस से, मजिस्ट्रेट ऑफिस से, यहां से बनता है, बनवा के रख लीजिएगा, आपके लिए सेफ है। इमीडिएटली जोसा में नहीं चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये जो पीडब्ल्यूडी है, ये मैंने आपको बताया था, तो ये वाली चीज आपके पास होनी चाहिए। पीआईओ, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर रहता है, बाहर एग्जाम दिया है, तो उनके अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको पासपोर्ट वगैरह देना होगा, पीआईओ का सर्टिफिकेट इशू होता है, वो सारे सर्टिफिकेट देने होंगे, तो ये सब लगेगा। ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, ये भी जोसा में नहीं मांगा जाता है, परंतु कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो मांग लेते हैं, तो अब कौन सा मांगेगा कौन सा नहीं मांगेगा पता नहीं है, तो आप गैप सर्टिफिकेट पहले बनवा लीजिएगा। गैप सर्टिफिकेट में क्या होता है, 10, 20, 50, 100 किसी के स्टैम्प पेपर पे बनता है। जैसे यहां पर ये तो एक ऐसा है। अब ये वाला जो कॉपी अगर किसी ने दिया है या जोसा के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप ये निकलवा लीजिए। यहां पर सील साइन लगवाना होता है और नोटरी से साइन कराना होता है। तो आप कहीं पे भी जाएंगे ना जहां पर ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जनरली हर शहर में जो कचहरी होता है, जो कोर्ट होता है, कोर्ट के आसपास में ऐसे लोग रहते हैं जो नोटरी करते हैं, वहां पे वकील बहुत सारे होते हैं, तो उनको बताना है कि ये सारा डिटेल है मेरा, आप साइन कर दीजिए और सील कर दीजिए। वो सील और साइन करने का 100, 200, 300 जो भी है वो लेते हैं। ठीक है। अगर आप इसी चीज को एक नोटरी वाले पेपर पे बनाते हैं, जो स्टैंप पेपर जिसे कहते हैं, जो 10, 20, 50 रुपए का स्टैंप पेपर है, तो यहां पर आपको 500, 1000 रुपए के आसपास का कुछ खर्चा लगता है। ठीक है। ये गैप सर्टिफिकेट बेसिकली एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने 1 साल गैप लिया है ड्रॉप ईयर के लिए, 1 साल ड्रॉप लिया है और उस 1 साल के ड्रॉप ईयर में आप पढ़ाई कर रहे थे और कोई भी असामाजिक गतिविधियों में आप नहीं सम्मिलित थे। अगर आगे चलकर कभी यह गलत पाया जाता है तो मेरे एडमिशन को रद्द किया जा सकता है। इस बात का आप मतलब बेसिकली आप एक अफर्म करते हैं कि भाई मैं कुछ गड़बड़ काम नहीं कर रहा था। ठीक है। तो बस ये गैप सर्टिफिकेट होता है, बहुत सारे कॉलेजेस मांग लेते हैं, तो अपने पास रखिएगा। कोई भी कॉलेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, फोटोकॉपी मांगेगा। ठीक है। आगे फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स में बैंक डिटेल्स और बैंक चेक चाहिए होता है, क्योंकि जोसा जैसे ही आपसे 35,000 रुपए लेता है और अगर आपने बोल दिया कि ये वाली सीट में मैं पसंद नहीं है, मेरे को और आगे जाना है, आगे जाते गए और जो सीट आपको मिली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ओके, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जोसा आपका पैसा वापस करता है। तो ये जो जोसा आपका पैसा वापस करेगा वो कैसे करेगा, तो वह स्टार्टिंग में ही आपसे डिटेल मांग लेता है कि आप अपने बैंक पासबुक का फोटोकॉपी दीजिए हमको, या बैंक चेक दीजिए, क्योंकि इस चेक पे एक्चुअली में उसको जो डिटेल चाहिए होता है वो चाहिए होता है अकाउंट नंबर, और दूसरा आईएसएफसी कोड, और तीसरा चाहिए होता है आपका नाम। ठीक है, जिस नाम पे है। तो ये 3 डिटेल्स चेक में भी लिखे होते हैं। चेक में यहां पर अकाउंट नंबर लिखा होता है और ऊपर में कहीं आईएसएफसी कोड लिखा रहता है और यहां बाजू में आपका नाम लिखा रहता है। ठीक है। कई सारे ऐसे चेकबुक रिलीज होते हैं, जैसे बैंक लोग ना क्या करते हैं कि अकाउंट नंबर लिख देते हैं और चेकबुक में यहां पर कुछ नहीं लिखते हैं, तो नाम नहीं लिखा होता। वैसे परिस्थितियों में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो आप पहला तो अपने नाम का अकाउंट खुलवा लीजिए, नहीं खुलवाया तो। भारत में अकाउंट खुलवाना पॉसिबल है, वो भी 18 से नीचे अगर कोई बच्चा है तो उसका भी पॉसिबल है, बस माता पिता एज अ गार्जियन जाते हैं उसमें, मतलब माता पिता का भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अकाउंट खुलवा लीजिए। बैंक पासबुक पे सारे डिटेल्स होते हैं, तो बैंक पासबुक का फोटोकॉपी मतलब स्कैन अपलोड कर दीजिए, या फिर चेकबुक अगर मिलता है तो ये आसान ये पड़ता है, लेकिन ये जनरली सरकारी बैंकों में मिलता है। प्राइवेट बैंक में पासबुक मिलने की प्रथा धीरे धीरे कम हो गई है और चेक मिलने की प्रथा प्राइवेट बैंकों में ज्यादा है। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए क्योंकि ये मांगते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑफ आईआईटीज वर्सेस आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। तो अब जैसे मान लो आईआईटीज हैं, तो आईआईटी में आपको जेई मेंस स्कोर कार्ड, एडवांस मेंस का एडमिट कार्ड, एडवांस का एडमिट कार्ड। अब ये एडवांस वाली चीज आपको एनआईटी और ट्रिपल आईटी इन सब में नहीं लगेगी, बाकी सारे सेम है। फिर ये होम स्टेट कोटा डॉक्यूमेंट जो है वो आईआईटी में नहीं लगता है, क्योंकि अगेन उससे हो जाता है आपका, क्योंकि इसमें होम स्टेट कोटा वगैरह वाला कोई सीन नहीं है आईआईटीज में।
और स्टेट एलिजिबिलिटी प्रूफ ये यहां पे नहीं लगता, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्लियर बात? चलिए, अब कॉमन मिस्टेक्स जो चीजें हैं जो कुछ बच्चे अक्सर करते हैं वो आप मत कीजिएगा। पहला, रॉन्ग सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट नहीं, कोई अपने मन से कोई फॉर्मेट मत उठा लीजिएगा, सारे जोसा के वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, मिल जाएगा। एक्सपायर्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मत लगा दीजिएगा, कई सारे बच्चे पुराना सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं, इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जिस दिन आपको गए उसी दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। आप ये नहीं कह सकते अरे सर ओबीसी एक्सपायर हो गया, हमने दिया है बनने के लिए, एक हफ्ते बाद आ जाएगा, हमको एक हफ्ते का टाइम दीजिए, ऐसा कुछ वो अलाउ नहीं करेंगे, पहले बता रहा हूं। मिसमैच इन नेम एंड डिटेल्स, इसमें बड़ा धांगलेबाजी, बड़ा दिक्कत होता है। किसी के आधार कार्ड में कुछ और है, स्कूल सर्टिफिकेट में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। मिसिंग ओरिजिनल्स, ओरिजिनल हर हाल में लेके जाइए, वो आपसे ओरिजिनल कुछ भी नहीं लेंगे, पर ओरिजिनल आपको सारा कुछ लेके जाना है। ठीक है, और डिजी लॉकर मत दिखाने लगेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नॉट अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम, टाइम पे अपलोड करना जरूरी है। इवन टॉपर्स लूज सीट ड्यू टू दिस मिस्टेक, और ये मैं कई सारे टॉपर्स को जानता हूं पर्सनली जिनकी सीटें गई है, तो इसलिए ये सारी गलतियां मत कीजिएगा, इट विल प्रूव वेरी हैवी फॉर यू, तो इसलिए ऐसा कोई गलती मत करना। ठीक है, चलो भाई, की बोथ ओरिजिनल्स एंड फोटोकॉपीज, हाँ फोटोकॉपी हर हाल में पहले से 4-4 सेट सबकी कराइएगा, क्योंकि एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूं। जब आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो उनका कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आपका आईआईटी में हो गया, एनआईटी में हो गया, तो आप जब गेट से अंदर जाएंगे तो गेट से अंदर जाने में आपको 15 मिनट लगेंगे या 20 मिनट लगेंगे, हो सकता है बड़ा कैंपस हो। अब वहां पर जाकर आपको पता चला कि इसका फोटोकॉपी देना है, वो आपके पास है नहीं, तो आपको वापस 20 मिनट बाहर आना पड़ेगा। और वो बाहर आने के लिए अंदर बहुत सारे कैंपस, बहुत सारे क्या 90% कैंपस में अंदर गाड़ियां अलाउड नहीं होती है, तो आप चलकर वापस आएंगे, फिर आप बाहर निकलेंगे और फिर आप खोजेंगे आसपास फोटोकॉपी की दुकान है क्या। बहुत सारे कॉलेज और कैंपस ऐसी जगह पर होते हैं जो आसपास परिंदा भी नहीं होता, तो ऐसे परिस्थितियों में आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए सब चीजों की फोटोकॉपियां 3-4 अपने पास रखिएगा, क्योंकि वहां पर आपको मौका नहीं मिलेगा। और कई सारे कॉलेजेस, 90% कॉलेजेस के पास कोई फोटोकॉपी मशीन होती नहीं है, होती भी है तो वो बच्चों के लिए अलाउड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद स्कैन डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस मोबाइल पे रखिएगा हर हाल में। वेरीफाई सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स फ्रॉम जोसा वेबसाइट, उनके वेबसाइट पे दिया हुआ है तो वेरीफाई कीजिए। कीप मल्टीपल पासपोर्ट फोटोज, जो मैंने पहले भी बताया 8, 10, 15, 20 फोटो अपने पास रखिएगा। प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट ऑफ फोल्डर बिफोर रिजल्ट्स, तो ये पूरा जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया उसका पूरा एक फोल्डर बना लीजिए और उसको लेकर चलिएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए, ये भी ध्यान रखिएगा कहीं ट्रैवलिंग में इधर खो ना जाए, कहीं चोरी चकारी ना हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। चलिए, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट जोसा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर किसी भी और चीज पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे, समय पर मिले इसके लिए सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि लेट से अगर ये इंफॉर्मेशन मिला तो बस इंफॉर्मेशन देखोगे, इससे कुछ भला नहीं कर पाओगे अपना, तो इसलिए इन्फॉर्म रखिए अपने आप को और समय पे इंफॉर्मेशन मिले इसके लिए चैनल सब्सक्राइब रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।